नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड 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 इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? तो एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे बताएंगे, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, सब कुछ ऑल गुड है? यस। आज होने वाला है बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने वाले इरेथ्रोब्लास्टोसिस, फीटलिस एंड हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे ये नहीं बेटा सर्कुलेटरी पाथवेज, लेकिन हम करेंगे सबसे पहले पिछली क्लास का क्विक रिवीजन। क्या आप लोग पढ़ के आए हैं जो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था? यस एवरीबॉडी, बहुत शानदार। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बारी बेटा शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस, एक बारी बेटा शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस। और हमने जो पिछली क्लास में ब्लड से रिलेटेड ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे, और आई थिंक हमने लास्ट क्लास में बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बारी मुझे बताओगे? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग और हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ब्लड ग्रुपिंग, यही पढ़ा था ना? एक बार क्विक रिवाइज करा दूं। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ, हैप्पी डॉक्टर्स डे, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। जैसे हम वर्ल्ड कप बेटा अपने देश लेके आए हैं, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बेटा बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बहुत सारे ऐसे कप्स अपने घर में लेके आओगे, अपने लिए लेके आओगे, ठीक है? यस, चलिए, बहुत बढ़िया। तो वर्ल्ड कप से आपको ये सीखना चाहिए, अभी मैं दूसरी क्लास में भी यही बात बता रही थी, वर्ल्ड कप से आपको ये सीखना चाहिए। आप सोचो 17 साल के बाद बेटा हमने T20 वर्ल्ड कप वापस उठाया है। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं बेटा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत टफ सिचुएशंस आती है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप कई बार उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपको लगातार बेटा मेहनत करते रहना चाहिए, लगातार आपको बेटा कार्य करते रहना चाहिए। मैं बार बार आपको यही बात बोलती हूँ, और ये वाली चीज तो बेटा ये इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है कि व्हेन यू आर कंसिस्टेंट एंड जब आप बेटा मेहनत करते रहते हैं, आप होप लूज नहीं करते, तो आप इवेंचुअली बेटा एक ना एक दिन वो कप हासिल जरूर कर लेते हैं, ठीक है? आवाज क्रैक नहीं हो रही है बेटा, मेरी खुद की आवाज क्रैक है यार, क्योंकि मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है। मैं क्या करूं बेटा, मेरी वॉइस ठीक है भाई, मेरा खुद का गला ऐसे वाला आ रहा है, ऐसी वाली आवाज हो रही है, क्योंकि मेरा गला खराब है बच्चों, मेरा गला खराब है। तो शुरू करें बेटा एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस। यस एवरीबॉडी, एक बारी उसको बोलना आवाज चेक करे, अदरवाइज ठीक है। वैसे मेरे गला खराब है तो थोड़ी खराश वाली आवाज है, ये ऑफ रहना है, ठीक है? हाँ चलिए शुरू करें बेटा एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस। चलिए 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 चलिए, यहां पे माइक रख लेते हैं, ठीक है? देखना नलायक, कितने बेशरम होते हैं कुछ बच्चे। और पियो गर्म पानी। अब यार तुम टॉन्ट कर रहे हो, पता है ना, पाप लगता है, खुद को भी ऐसे बोलेंगे तुम्हारे बेटा, और करो ऐसे और करो ऐसे, तब मजा आएगी तुम्हें। हाँ बड़े आए। चलो एक बार बेटा क्विक रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास का हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था बेटा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस। यस एवरीबॉडी, ठीक है? तो बेटा जी होता यह है कि आपको लगती है चोट, याद आ रहा है हमारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले के सर पे हमने बजाया था हथौड़ा, उसको लगा था बेटा चोट, और जब इसको चोट लगी यानी कि बेटा हुई इंजरी, तो इंजरी होते ही सबसे पहले जब टिश्यू इंजर होता है तो टिश्यू एक फैक्टर प्रोड्यूस करता है बेटा, जिसे बोला था आपने थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड टिश्यू। और जैसे ही बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके इंजर्ड टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपके ब्लड प्लेटलेट जैसे ही बेटा इंजरी वाली साइट पे हमने एक बेहद ही सुंदर एनिमेशन भी देखी थी, जैसे ही आपके इंजर्ड साइड पे ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं,
और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज होता है तो थ्रू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, कैस्केड का मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। और जब थ्रोम्बोकाइनेज बनता है तो वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस को एक्टिव फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो फिब्रिन्स होती हैं यही होता है आपका क्लॉट नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिसे आप कोगुलम बोलते हैं। यही बेटा एयर के कांटेक्ट में आने के बाद डार्क कलर का, ब्राउन कलर का बन जाता है। और इस क्लॉटिंग के प्रोसेस में मैम कैल्शियम आयंस भी हेल्प करती है। आपको बेटा सीक्वेंस में ये रिएक्शंस पूछी जाएंगी, किसने किसको एक्टिवेट किया। समझ में आ गई बात? यस एवरीवन। फिर हमने बोला मैम हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग भी हम पढ़ते हैं और मेजरली हम दो प्रकार की ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक होता है बेटा हमारा आरएच ब्लड ग्रुपिंग। और ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था बेटा। हमने कहा था कि मैम देखो एबीओ के अकॉर्डिंग हमारे पास मेनली 4 ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, वो है ए बी ओ। और मैम किसी का ब्लड ग्रुप ए या किसी का ब्लड ग्रुप बी या किसी का ब्लड ग्रुप ए बी या किसी का ब्लड ग्रुप ओ किस बेसिस पर होता है? मैम इस बेसिस पर होता है कि इसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन मौजूद है। एंटीजन्स यूजुअली विदेशी होते हैं जो हमारी बॉडी के अगर अंदर आ जाए तो वो एंटीबॉडीज को बॉडी से जनरेट करवा दें, इसीलिए तो उनका नाम होता है एंटीजन। एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस यूजुअली फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, विदेशी चीजें होती है, माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। जब वो बॉडी में आते हैं ना तो बॉडी उनको अटैक करने के लिए उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाती है। बट मैम कुछ हमारे सेल्फ एंटीजेंस भी होते हैं जो हमारे किसी नुकसान के लिए नहीं होते मैम, वो हमारे खुद के होते हैं। हमारे सेल्फ एंटीजेंस होते हैं, प्रोटीनीशियस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर आपने एक पढ़ा। वो एंटीजेंस जैसे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए तो उसका एंटीजन ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसका सेल्फ एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी उसका सेल्फ एंटीजन ए और बी दोनों, जिसका ब्लड ग्रुप ओ उसका अपना बेटा कोई नहीं है, उसका अपना बेटा कोई नहीं है। और मैम देखो जो अपना होता है वो अपना होता है, हम उसके प्रति एंटीबॉडी नहीं बनाते। एटलीस्ट हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए हमने पढ़ा था कि अगर तेरा ब्लड ग्रुप ए तो तेरा ए एंटीजन, तेरा ब्लड ग्रुप बी तो तेरा बी एंटीजन, मेरा ब्लड ग्रुप ओ तो मेरा कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन तो जैसे आरबीसी के सरफेस पर होते हैं ना बेटा, वैसे ही एंटीबॉडीज भी बॉडी के अंदर होती है, बट वो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। और मैम जो मेरा एंटीजन होगा मैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तो नहीं बनाऊंगी। मेरा एंटीजन अगर ए है तो मेरे पास ए के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी बल्कि बी के लिए होगी, जिसके लिए हम वर्ड लिखते हैं एंटी बी, एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। जब मेरा ब्लड ग्रुप बी तो मेरे पास एंटीबॉडी होगी ए के लिए, तो मेरे पास होगी एंटीबॉडी अगेंस्ट ए। जब मेरा ब्लड ग्रुप ए बी तो मेरे दोनों अपने हैं तो मेरे पास किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी। जब मेरा ब्लड ग्रुप ओ तो मेरे लिए दोनों पर आए हैं तो मेरे पास दोनों के लिए एंटीबॉडीज होगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। ब्लड कौन किसको डोनेट कर सकता है, ये कहानी हमें मैम अगर जाननी है कि डोनर कौन रिसीवर कौन, तो मैम सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्स वाई को डोनेट कर सकता है कि नहीं, तो आपको सिंपली देखना है डोनर क्या दिया हुआ है, रिसीवर क्या दिया हुआ है। डोनर का हमेशा चेक करना है एंटीजन, रिसीवर का हमेशा चेक करना है एंटीबॉडी। और अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर गए तो भैया खतरे से खाली नहीं है। एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं करने चाहिए, वरना तो एंटीबॉडी एंटीजन्स यानी कि आरबीसी को जाके तोड़ देगी। एंटीबॉडी का काम ही होता है अटैक करना। अब बेटा एंटीबॉडी देखो ना, इस बंदे के पास एंटीबॉडी भी है, क्या ये इस पे अटैक कर सकती है? नहीं कर सकती भाई। एंटीबॉडी बी तो बी के लिए ही अटैक कर सकती है ना भाई। तो कभी भी ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन करने होते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन आपको डोनर का चेक करना होता है, एंटीबॉडी आपको रिसीवर का चेक करना होता है। मैच नहीं करने चाहिए, मैच कर जाए तो आपको डोनेशन नहीं कर सकते। और जब आपने इस तरीके से देखा था तो आपने देखा था ए का डोनर ए और ओ, बी का डोनर बी और ओ। ए बी को तो सब डोनेट कर सकते हैं, बल्ले बल्ले शावा शावा, इसीलिए तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बट ओ को तो
सिर्फ ओ ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो बी के लिए भी एंटीबॉडीज है, ए के लिए भी एंटीबॉडीज है, कोई भी इसको डोनेट कर देगा तो ये डिशुम डिशुम करेगा। ओ सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये होता है यूनिवर्सल डोनर, और ए भी होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैम देखो, ए बी वाले यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में। अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप वाली हूं तो मेरे पास बेटा एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी हमेशा मौजूद रहेगी, हमेशा पहले से मौजूद रहेगी। जबकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि एंटीबॉडीज यूजुअली तब बनते हैं जब तुम एंटीजन के कांटेक्ट में आते हो। ऐसे समझना इस चीज को कि तुम पढ़ाई तब स्टार्ट करते हो जब तुम्हारे टेस्ट आते हैं। जब तक टेस्ट के कांटेक्ट में नहीं आओगे तब तक तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जनरली ऐसा ही होता है कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है ना, तभी तुम उसके लिए एंटीबॉडी बनाओगे, वरना तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड का बेटा कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में अंदर आया, जब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आओगे तभी तो बॉडी बेटा उसके लिए, उसको बॉडी को उससे बचाने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। यूजुअली ऐसा होता है, बट इनके ब्लड ग्रुप के केस में आप देखते हो ये वाले एंटीबॉडी पहले से मौजूद होते हैं। आरएच के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? हाँ, आरएच के केस में ऐसा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? आरएच ब्लड ग्रुप ग्रुपिंग जो तुमने पढ़ी थी, जैसे ए बी एंटीजन्स होते हैं वैसे आरएच एंटीजन भी होता है मैम। आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन हो भी सकता है, आरएच एंटीजन नहीं भी हो सकता। आरएच का रीसेस से बेटा आया है, रीसेस मंकी में पहली बारी देखा गया था, पाया गया था। तो मैम आरएच फैक्टर 80% पॉपुलेशन में होता है। अगर होता है तो तुम आरएच पॉजिटिव हो जाओगे। जैसे ये सारे अगर मैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बनाना चाहूं तो मैं इन सबके ऊपर बेटा आरएच लगा दूंगी, तो ये सारे क्या बन जाएंगे? ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। अगर मैंने इनमें नहीं लगाया तो ये सारे क्या हो जाएंगे मैम? ये सारे हो जाएंगे नेगेटिव। ये हो जाएगा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो मैम आरएच की एंटीबॉडीज, अब जैसे आपने बोला जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है उसके पास बी के लिए एंटीबॉडीज होंगी, जो इसके पास नहीं है वो उसके लिए पहले से एंटीबॉडी बना के रख रहा है। जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसने ए के लिए पहले से एंटीबॉडी बना के रखी है, जो उसके पास नहीं है उसके लिए आप पहले से एंटीबॉडी बनाते हो। बट आरएच के केस में ऐसा नहीं होता बेटा। एक बंदा है आरएच पॉजिटिव, एक बंदा है आरएच नेगेटिव। अगर हम इस थ्योरी पे जाएं तो मैम जिसके पास आरएच एंटीजन नहीं है उसके पास आरएच के अगेंस्ट में एंटीबॉडी होनी चाहिए थी, बट इसके पास पहले से आरएच एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है बेटा। इसकी बॉडी में आरएच एंटीबॉडी तभी डेवलप होगी जब ये उसके कांटेक्ट में आएगा। समझ में आई बात? जब आरएच के कांटेक्ट में आएगा तभी एंटीबॉडी बनाएगा। इसके पास आरएच के लिए पहले से एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। कोई दुख दर्द समस्या? एक थम्स अप दे दो तो आगे मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रही हूं। थम्स अप दे दो, जल्दी बता दो। गले की बेटा ऐसी तैसी हो रखी है। डन डन आगे डन। हम एक बहुत ही उम्दा प्यारा प्यारा जाग से न्यारा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आज के डेट में वैसी वाली प्रॉब्लम्स कम होती है क्योंकि बेटा बड़ी एडवांस हो चुकी है हमारी साइंस, मेडिकल साइंसेस, मेडिकल फील्ड बड़ी इंप्रूव हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली प्रॉब्लम कम नजर आती है। बट बेटा अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो समस्या आ सकती है, जो कई लोगों को नहीं पता होता। जैसे तुम में से कई लोग उस दिन बोल रहे थे मैम हमें तो पता ही नहीं हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें नॉर्मल ब्लड ग्रुप ही अगर नहीं पता है तो समस्या वाली बात तो होगी ना बेटा। हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बेटा प्यारा सा टॉपिक, इराइथ्रोब्लास्टोसिस। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इराइथ्रोब्लास्टोसिस ऐसा लग रहा है बहुत ही खतरनाक कुछ होने वाला है ना, बहुत ही खतरनाक कुछ होने वाला है। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसे बोला जाता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, या फिर आप क्या बोलोगे? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। सबसे पहली चीज
ये कंडीशन होती है एक ऐसी फीमेल के लिए या फीमेल की बॉडी में या फीमेल के बच्चे के लिए जिस फीमेल का ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव। आपको बेटा एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, आपको बेटा एक फ्लो चार्ट बनाना है। मैं कह रही हूं एक मदर है जो ब्लड ग्रुप क्या है उसका, बेटा बहुत कंसेप्चुअल है, आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको, तो प्लीज इस पे काफी जंग लग चुकी है, कृपया करके बेटा इसका इस्तेमाल करें इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। कह रहा है ब्लास्ट हो जाएंगे क्या, शगुन कह रही है मैम ब्लास्ट हो जाएंगे क्या, इसमें कुछ तो ब्लास्ट होगा बेटा, तू होगी या नहीं अभी आगे पता चलेगा तेरे को, ठीक है। मदर का ब्लड ग्रुप होना चाहिए नेगेटिव, ये इसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन है, इकलौती नहीं है। पहली कंडीशन है भैया मदर है, मदर है मतलब प्रेग्नेंट हुई है अभी, जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट हुई है अभी और पहली प्रेगनेंसी है इस महिला की, ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अगर ये वाली प्रॉब्लम आपको है दिख रही है कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन है, तो कंडीशन बेटा ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो इसका बच्चा होगा जिसे हम फीटस बोलते हैं, फीटस होना चाहिए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर ब्लड ग्रुप होनी चाहिए नेगेटिव। अगर ये कंडीशन नहीं होगी, अगर उल्टी कंडीशन हो जाए तो ये इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न पॉसिबल नहीं होगा। अगर बोला जाए कि क्या इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस मदर अगर पॉजिटिव है और बच्चा अगर नेगेटिव है तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। आप आगे खुद ही मिसमैच करके खुद ही बेटा इस चीज को करके देखना, मैं आपको समझाऊंगी कि हो कब सकता है, तो नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटीज खुद ही लगा के देखना, है ना, प्रोबेबिलिटीज लगा के आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, यस एवरीवन। और आज डॉक्टर्स डे है और आज डॉक्टर वाली और ज्यादा फील आएगी तुम्हें। अब देखो पहली प्रेगनेंसी में कोई दुख दर्द समस्या नहीं होती बेटा। क्या आप सबने बेटा कुछ ऐसे शब्द सुने हैं, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ऐसा आपने सुना है बेटा कुछ शब्द? अम्बिलिकल कॉर्ड आपने सुना होगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, मैं थोड़ा सा ना आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूं। आपने ऐसा बेटा देखा है कि नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, आपने ऐसे देखा है? मूवीज में तो दिखाते हैं भाई, फोटोज में भी आपने कभी देखा होगा। इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये बच्चा है, समझना, ये बच्चा है और ये कॉर्ड होती है जिसे काटा जाता है, ये कॉर्ड होती है जिसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ये कॉर्ड होती है जिसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, समझ रहे हो? ये हमारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा छोटू सा सपोला, है ना, तो ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये बच्चा ऐसे करके रहता है ना मम्मी के यूट्रस के अंदर, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। शायद आपने मूवीज वगैरह में या कभी ऐसे देखा होगा कि इसको कट किया जाता है, इसको कट किया जाता है, देखा, ये हम बेटा 12th क्लास में पढ़ेंगे, जब आप गलती से पास होके बेटा पढ़ लिख जाएं और 12वीं में आ जाएं तो हम आपको इसको पढ़ाएंगे भी, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। तो बेटा जी इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है आफ्टर बर्थ। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड है। एक और स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बच्चे और मां को ना कनेक्ट करके रखता है, और प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है क्योंकि बेटा आप बॉडी के अंदर मम्मी के थ्रू ही सब कुछ कर रहे होते हैं, आपकी खुद की बेटा कोई औकात नहीं होती देखा जाए, है ना, क्योंकि बेटा मम्मी सांस ले रही है तो उसी के थ्रू तुम्हें सांस मिल रही है, प्लेसेंटा से डिफ्यूज होता है। मम्मी खाना खा रही है तो उन्हीं के न्यूट्रिशन से तुम्हें न्यूट्रिशन मिलता है ना, तुम्हारा जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो उसी प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव होता है ना। तो बेसिकली प्लेसेंटा एक तरीके से
एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो बड़ा सपोर्ट करती है, एक तरीके के बैरियर की तरह भी काम करती है, क्योंकि वो मदर के ब्लड और बच्चे के ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। मेरी बात समझ रहे हो? प्लेसेंटा जो होती है बेटा, वो मम्मी के ब्लड और बच्चे के ब्लड को मिक्स नहीं होने देती, मिक्सिंग नहीं होती है बेटा मदर्स ब्लड एंड द बेबीज ब्लड। तो मैम क्योंकि प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम करती है, तो चाहे मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव क्यों ना हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्यों ना हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दुख दर्द समस्या नहीं होगी। प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम करता है, मदर के ब्लड और बच्चे के ब्लड की आपस में कोई बेटा मिक्सिंग नहीं होती है, तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? इसके बाद बेटा मैं फ्लो चार्ट में लिखूंगी कि प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर, placenta acts as a बैरियर मतलब दीवार, या ठंडा कर सकते हो थोड़ा, नहीं तो दूसरे रूम में बहुत गर्मी हो जाएगी ना। एज अ बैरियर एंड it does not allow the mothers and fetal blood mixing. Mothers and fetal blood mixing. कोई ब्लड मिक्सिंग नहीं होती, आराम से बेटा हमारा सपोला इस धरती पे जन्म ले लेगा। देखो क्या होगा फिर, इसके बाद होगी बेटा डिलीवरी। समझना मेरी बात बेटा, फर्स्ट बेबी डिलीवर्ड नॉर्मली, प्रॉब्लम होगी बेटा अब प्रॉब्लम क्या होगी? अब प्रॉब्लम क्या होगी बेटा? सुनो, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटती है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो मैंने तुम्हें वो बना के बताया था ना, अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है 100% फीटल ब्लड, बच्चे का रक्त, बच्चे का खून, 100% फीटस का ब्लड होता है उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। जब डिलीवरी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है। बाई चांस अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में जो भरा हुआ रक्त है, खून है, वो मदर की बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, मदर के बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, तो अब बेटा होगा खेला हबे। कैसे खेला हबे? फर्स्ट बेबी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है बेटा, पहले बच्चे ने तो मस्त बेटा अपना जन्म ले लिया है, मस्त मौज मना रहा है। दिक्कत आगे जाके होने वाली है, मम्मी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तुम देखो, मम्मी के बॉडी के कांटेक्ट में आ गया बेटा RH पॉजिटिव ब्लड, मम्मी के बॉडी के कांटेक्ट में आ गया RH पॉजिटिव ब्लड। और अगर मम्मी के बॉडी के कांटेक्ट में RH पॉजिटिव आ रहा है, मम्मी कैसी थी? नेगेटिव थी, मम्मी ने आज तक RH को देखा ही नहीं था। अब मम्मी की बॉडी के अगर कांटेक्ट में पॉजिटिव आ गया तो मम्मी क्या बनाएगी? मम्मी बनाएगी एंटीबॉडीज। मैंने तुम्हें कहा था ना, पढ़ते कब हो? जैसे ही तुम्हारे टेस्ट के कांटेक्ट में आते हो तुम। मम्मी थी नेगेटिव, अभी तक तो मम्मी के पास RH नेगेटिव था, अभी तक तो मम्मी के पास RH के लिए कोई एंटीबॉडीज नहीं थी। पर जैसे ही बच्चे का पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव ब्लड मम्मी के कांटेक्ट में आया, तो मम्मी ने कहा ये तो नया नया है कुछ। मम्मी के बॉडी ने बेटा जनरेट करने स्टार्ट कर दिए RH एंटीबॉडीज। समझ में आए? समझ में आया बेटा? ये पिछले दिन ऑलरेडी इस पे मेहनत कर चुके हैं तुम्हारे टॉपिक पे, इसीलिए तुम्हें ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, फर्स्ट बेबी डिलीवर्ड नॉर्मली, बट यहां पे हम लिखेंगे व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट। अब जो बच्चे PDF से पढ़ेंगे वो कहेंगे मैम आपने तो बताया नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जबकि मैं तुम्हें बेटा बता चुकी हूं ऑलरेडी क्या होता है ना। व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड is cut which has 100% fetal blood, if by any chance
mother comes in contact with RH positive blood of baby, now she develops anti-RH antibodies. इसे नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो बेटा. अब देखो बेटा, पहली डिलीवरी जब हो जाती है तो ये वाला कार्यक्रम होता है. हालांकि अभी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मम्मी ने तो सिर्फ anti-RH एंटीबॉडी डेवलप की है, और जो पहला बच्चा है बेटा वो भी मौज में है, उसको भी कोई दुख दर्द समस्या नहीं हो रही. भाई उसका तो जन्म हो चुका है ना, उसको कोई लोड नहीं है भाई, वो पैदा हो चुका है. दिक्कत आती है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की सेकेंड प्रेगनेंसी में. दिक्कत आती है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की सेकेंड प्रेगनेंसी जब इसी मदर की होगी, तब आती है दिक्कत. हालांकि दिक्कत को बेटा बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. पहले यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी. फीटल का क्या मतलब है? फीटल का मतलब फीटस का. और फीटस क्या होता है? फीटस होता है एक ऐसा बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है. जब बच्चा बेटा मम्मी के यूट्रस के अंदर होता है ना, तब आप उसको फीटस बोलते हो. जब वो पैदा हो जाता है तो आप उसको न्यू बॉर्न बोल दो या बेबी बोल दो. जब वो मम्मी के यूट्रस में है तब तक आप उसे फीटस वर्ड से बेटा इंडिकेट करते हो. और कोई भी चीज जब आप फीटल बोल रहे हो मतलब फीटस से, फीटस का. समझ में आ गई बात? यस यस एवरीबॉडी. अब बेटा एक और फ्लो चार्ट बनाना है. अब हम इसी महिला की बात करेंगे जो ये वाली महिला थी, ठीक है. अब हम इसी सेम मदर की बात कर रहे हैं. बेटा इसका ब्लड ग्रुप तो कहीं चेंज नहीं हो गया है. कई बच्चे कहते हैं अच्छा अब इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया है. अरे भाई मदर तो वही है ना, मदर का ब्लड ग्रुप तो अभी भी नेगेटिव है. बस इस बार और उस बार में क्या अंतर है कोई बताएगा? जो इससे फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली मदर थी उसकी बॉडी में, और ये सेम मदर जब आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी इसकी बॉडी में सिर्फ एक अंतर है. इस बार मम्मी के पास हथियार हैं, anti-RH एंटीबॉडीज भी हैं जो बेटा उसने डेवलप की थी उसकी फर्स्ट डिलीवरी के बाद. फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो उसने anti-RH एंटीबॉडी डेवलप कर ली थी, अब वो उसके बॉडी के अंदर है. बस ये अंतर है. बहुत शानदार, वेरी वेरी नाइस, सुपर्ब आंसर्स. अब मैम देखो, अब ये महिला प्रेग्नेंट हो रही है फॉर द सेकेंड टाइम. अब हो रही है इनको सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी. अब जब इनको सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी लिख दिया है मैंने, प्रेगनेंसी. कंडीशन अभी भी ये है कि भैया बच्चा अब सेकेंड टाइम भी होना चाहिए. बच्चा यानी कि फीटस. फीटस का मतलब है बेटा बच्चा. मुझे ये समझ में आया है कि बहुत सारे बच्चे इस टर्म से अनअवेयर है, तो इसलिए मैं यहां पे लिख देती हूं, ठीक है. अब ये बच्चा बेटा अगेन कंडीशन क्या है, ये RH पॉजिटिव होना चाहिए. पहले मुझे बताओ यहां तक समझने में कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक समझने में किसी को कोई दुख दर्द समस्या? पहले केस में और इस केस में सिर्फ इतना अंतर है, पहले भी बेटा मदर नेगेटिव थी और जो उसने फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा कैरी किया था वो पॉजिटिव था. सेकेंड प्रेगनेंसी में भी ये नेगेटिव ही है और बच्चा RH पॉजिटिव ही है. बस एक अंतर ये है कि इस बार मम्मी के पास है anti-RH एंटीबॉडीज. समझ में आ रही है बात? बस ये डिफरेंस है. अब मैम देखो, पहले तो मैं लिख दे रही हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. पहले मैं लिख दे रही हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. आप भी पहले लिख लो. anti-RH antibodies from the mother reaches the placenta
reaches नहीं, from the mother crosses the placenta and reach the fetus. Anti-RH attacks the RBC of fetus, causing its lysis breakdown. Known as erythroblastosis fetalis, leading to anemia, jaundice, and it can also be fatal, मतलब कि डेथ हो सकती है। आप पहले इसे लिखिए, फिर मैं आपको अभी समझाती हूं मैंने क्या लिखा है, ठीक है। शैलेश, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो नो मैम, बट आप तो कह रहे हो कि ब्लड मिक्स नहीं होता है। अब आप इसमें कह रहे हो कि ब्लड मिक्स हो रहा है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, बेटा, यही तो है टीचर का काम। अभी मैं आपको समझाती हूँ यार, बिल्कुल समझाती हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में 100% आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। और यही क्वेश्चन का तो बेटा मैं आंसर दूंगी। आप पहले बेटा इस चीज को लिख लो, फिर मैं आपको इसे समझाती हूं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। डन 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 हो गया बेटा, डन डन हो गया। देखो, चलो एक डायग्राम बना ही देती हूं, ठीक है। ये हमारा बेटा बेबी, काफी बड़ा बच्चा बना रहे, बट कोई बात नहीं। आपको भी बनाना है, ये वाला डायग्राम बना ही लो। ये वाला डायग्राम ना बेटा बना लो, क्योंकि ना अभी मैं आरबीसी का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो उसमें ये काम ही आएगा, ठीक है। साइड में ही बनाना। जूते पहना दिए मैंने। ठीक है, अब समझना बेटा, ये बच्चा है, ठीक है। मैं कह रही हूं कि यार इस बच्चे की जो आरबीसी है, क्योंकि ये सेकंड फीटस है, इसकी आरबीसी कैसी है बेटा, इसकी आरबीसी है आरएच पॉजिटिव वाली, है या नहीं। इसकी आरबीसी कैसी है बेटा, आरएच पॉजिटिव वाली है या नहीं। एब्सोल्युटली मैम आरएच पॉजिटिव वाली है। मैं इसकी आरबीसी बना के बता रही हूं, आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव है या नहीं। यस एवरीवन, है या नहीं, है ना। इसकी आरबीसी है बेटा आरएच पॉजिटिव वाली। मम्मी के पास थे एंटी आरएच एंटीबॉडीज। जैसे ही बेटा आप देखोगे बच्चे की आरबीसी, क्योंकि आरएच पॉजिटिव वाली है,
मम्मी के पास है एंटी आरएच एंटीबॉडीज। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। मम्मी की जो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज थी, भाई मम्मी ने ही बेटा क्या किया, कमाल कर दिया भाई। एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो मम्मी के बॉडी के अंदर थी, मैं कह रही हूं अब जो ये प्लेसेंटा है ये इसको क्रॉस करके जाएगी और ये अटैक करेगी इस आरबीसी को, जो कि आरएच पॉजिटिव वाली है। आपका क्वेश्चन है कि मैम आपने तो पहले केस में कहा कि प्लेसेंटा जो होती है वो एज ए बैरियर काम करती है, और अगर वो बैरियर की तरह काम करती है तो फिर ये एंटीबॉडी कैसे क्रॉस कर गई। आपने तो पहली प्रेगनेंसी में कहा ना कि प्लेसेंटा दीवार की तरह काम करिए, बैरियर की तरह काम करिए, ब्लड की तो कोई मिक्सिंग ही नहीं हो रही। तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी मम्मी में से, ये एंटी आरएच एंटीबॉडी मम्मी में से कैसे बच्चे के अंदर चले गए प्लेसेंटा को क्रॉस करके। प्रॉब्लम ये है बेटा, ये होती है बहुत ही छोटी, इनका साइज होता है बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल साइज, वेरी वेरी स्मॉल साइज, और ये इतनी छोटी होती हैं कि ये प्लेसेंटा को बहुत इजीली क्रॉस कर जाती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि ये प्लेसेंटा को बहुत आसानी से क्रॉस कर जाती हैं। आप लॉजिकली एक और मैं ना एक दो क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगी जो तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं नहीं, बट आने चाहिए ये वाले क्वेश्चंस, मैं भी तुमसे पूछूंगी, ठीक है। आप खुद सोच के देखो ना बेटा, तुम पॉजिटिव और नेगेटिव का तो कॉन्सेप्ट भूल जाओ, चलो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। तुम मुझे ये बताओ, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप तुम्हारी मम्मी जैसा हो, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो। तो मुझे एक बात बताओ, जरूरी है क्या तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है तुम्हारी मम्मी की जैसा है? तुम एक बार पूछ लो, पूछ के देखो, पूछ के देखो। जरूरी नहीं है, हो सकता है सेम हो बट जरूरी नहीं है। हो सकता है बेटा, क्योंकि मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है ना। हो सकता है मम्मी का ए है तुम्हारा बी है, हो सकता है मम्मी का ओ है तुम्हारा बी है। तो जरूरी नहीं है कि मम्मी और बच्चे का तो ब्लड ग्रुप सेम हो। तो मैम अगर ये जरूरी नहीं है तो अगर मैं तुम्हें इस वाले फ्लो चार्ट में लेके जाऊं, क्योंकि मुझे तुमसे क्वेश्चंस पूछने हैं इसीलिए बेटा मैं यहां पे लेके आ रही हूं, इसे नोट मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग को थोड़ा ओपन करने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। मैम अगर ये जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैम मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है और बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ ही दो, सिर्फ अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, तो बेटा ए वाले बंदे के पास तो बी के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी। ऐसी सिचुएशन में तो मैम इसे भी प्लेसेंटा को क्रॉस करना चाहिए था और मैम बच्चे की मौत हो जानी चाहिए। ऐसे तो हर बच्चे की मैम डेथ हो जाएगी, हाँ या ना, फर्स्ट हो या सेकेंड प्रेगनेंसी हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। फिर तो मैम मम्मी जैसी प्रेग्नेंट हो रही है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अलग है तो भैया मम्मी के पास अगर एंटीबॉडी है तो वो जाके मैम बच्चे की आरबीसी को उड़ा देनी चाहिए। इन जनरल तो मैम फिर हर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगी, ये स्पेशल केस कैसे हुआ? आना चाहिए ये क्वेश्चन। या फिर मम्मी का अगर बी है बच्चे का अगर बेटा ए है तो भी मैम ऐसे केस में मैम इन एंटीबॉडीज को, क्योंकि ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन तो पहले, एंटीबॉडी तो पहले से प्रेजेंट होते हैं ना बेटा। ए बी ओ वाला ABO ब्लड ग्रुप जो हमने पढ़ा था उसकी एंटीबॉडीज तो पहले से मौजूद होती हैं, तो उनकी एंटीबॉडीज को तो क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। RH के तो बाद में बने ना। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता मैम? ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि AB वाले जो एंटीबॉडीज आप बनाते हो, एंटी A, एंटी B, ये वाले एंटीबॉडीज बहुत बड़े साइज के होते हैं, वो बहुत बड़े साइज के होते हैं और उनके पास ये पोटेंशियल नहीं है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकें। ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है बेटा, प्लेसेंटा दीवार की तरह है, बट प्लेसेंटा ब्लड, इसका ब्लड और इसका ब्लड सेपरेट रख रहे हैं, मम्मी का और बच्चे का, बट ब्लड में प्रेजेंट एंटीबॉडीज इनको क्रॉस कर सकती हैं अगर वो छोटे साइज की हैं। तो AB वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं, तो वो प्लेसेंटा को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाते। लेकिन जो RH की एंटीबॉडीज होती है, दे आर सो टाइनी, दे आर सो स्मॉल दैट कैन वेरी वेरी इजीली क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, वेरी वेरी इजीली क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है बच्चों कि एंटी RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड रीच द फीटस। और फीटस पे जाने के बाद बेटा क्या करेंगी? फीटस के आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। फीटस का जो ये आरबीसी है बेटा, इसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगी। और आरबीसी को तोड़ने का मतलब होता है आरबीसी की लाइसिस करना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। हमने लिखा है एंटी RH एंटीबॉडीज ऑफ द मदर रीचेस द बेबी वाया द प्लेसेंटा, इट अटैक्स द आरबीसी।
इट अटैक्स द आरबीसी। आरबीसी की कौन सी स्टेज? एक्चुअल में इसकी कहानी डिटेल में जाऊं ना तो बहुत है, लेकिन आपको कोई मतलब की नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखिए, आरबीसी के पास जाएगी, आरबीसी को तोड़ देगी, आरबीसी की लाइसिस कर देगी, आरबीसी का ब्रेक डाउन कर देगी, और अगर बहुत सीवियर केस हो जाए तो बच्चे की मौत हो जाएगी। और नहीं तो आपको बच्चे में एनीमिया दिखेगा, क्योंकि एनीमिया तो होगा ही ना बेटा, आरबीसी इतने कम हो गए, आरबीसी कम हो गया, ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम हो गया, यानी कि एनीमिक कंडीशन। आप बोलते ना आप में से कितने लोग एनीमिक होते हैं, है ना? एनीमिया, लो आरबीसी मतलब ये, लो हीमोग्लोबिन मतलब ही है एनीमिक कंडीशन। जॉन्डिस क्यों दिखता है, और जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। आपने पीलिया बहुत सुना होगा, आंखें पीली हो जाती है, हाथ पीले हो जाते हैं। जीवन में ऐसे हाथ बेटा दो ही उपलक्ष्यों पे पीले होते हैं, एक अगर आपसे कोई विवाह कर ले, और एक बेटा अगर आपसे जॉन्डिस की शादी हो जाए, मतलब कि जॉन्डिस अगर आपको हो जाए तो भी आपके हाथ पीले हो जाते हैं, हाथ पीले, आंखें पीली, है ना, येलोइशनेस आती है। जॉन्डिस का आरबीसी ब्रेकडाउन से कैसे लेना देना है, इसकी बहुत डिटेल्ड कहानी है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, जब आरबीसी टूटती है तो वो हीमोग्लोबिन आगे जाके कुछ ऐसे पिगमेंट्स बनाता है जो जॉन्डिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल्ड कहानी है, आपको इतना डिटेल लिखना नहीं है, आप यहां पे सुन सकते हैं, बट आप बेफिजूल का लिखिए मत। ये आरबीसी ब्रेकडाउन से रिलेटेड, जब आपको भी जॉन्डिस होता है ना बेटा, तो आप याद रखिए आपको भी इसीलिए होता है क्योंकि ये जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट है जो पीलिया करवाते हैं, ये ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। हीमोग्लोबिन का है आरबीसी, यानी आरबीसी के टूटने से बनते हैं। जितना ज्यादा आरबीसी टूटेगा उतना ज्यादा आप एनीमिक दिखोगे, उतना ज्यादा आपको जॉन्डिस की कंडीशन बेटा ज्यादा हो सकती है। फेटल का मतलब होता है सीवियर सिचुएशंस में डेथ हो जाएगी, लेकिन आप इसको रोक सकते हैं। अब इसको रोकने का कॉन्सेप्ट बेटा हम जरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस के बारे में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि ये होता है पीलिया। ठीक है, ये होता है पीलिया, बस इससे ज्यादा आप कुछ मत लिखिए। समझ में आ गई बात? तो एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपने यहां तक नोट कर लिया है। मैं आपको अब बताती हूं, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बेटा, इस बच्चे को मरने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इस बच्चे को मरने से बचाया जा सकता है, इस बच्चे को मरने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है बेटा, इसी का कॉन्सेप्ट अभी हमें पढ़ना है। डन डनाडन डन अगर कर लिया हो तो बेटा एक बारी मुझे बता देना प्लीज। डन डनाडन डन कर लिया हो तो मुझे एक बारी बता देना। डन हो गया? अरे बेटा एनीमिया का मतलब बता तो दिया, आरबीसी कम, हीमोग्लोबिन कम। लिख लो यहीं पे, तुम्हें अगर याद नहीं हो रहा है बिल्कुल लिख लीजिए। आपके आरबीसी की लाइसिस हो रही है ना बेटा, आरबीसी टूट रहे हैं। लो आरबीसी मतलब कि लो हीमोग्लोबिन, जब आपका ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो आप एनीमिक हो जाते हैं बेटा। ऐसी सिचुएशन में भी ना थोड़ी बॉडी येलोइश येलोइश ज्यादा दिखती है। ठीक है, अब बेटा आपकी जिम्मेदारी है इस बच्चे को बचाना है। हमें इस बच्चे को बेटा मौत के मुंह से वापस लेके आना है, इसकी जान बचानी है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे जान बचाएं? अब ये थोड़ा इम्यूनिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बेटा, जो आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, बट मैं आपको कोशिश करती हूं, क्योंकि आपने ना थोड़ा सा भी ये पढ़ा है ना, पढ़ा क्या है, कोविड देखा है ना, कोविड, तो शायद आप थोड़े से अवेयर होंगे, पर मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे दिमाग की जो बेटा हालत है, जो मैं इतने दिनों से समझ पा रही हूं, बहुत मेहनत करने की तुम्हें मेरे ऊपर जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं बेटा हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं कोशिश करती हूं, इस बच्चे को बचाना है। मैंने तुम्हें इसकी काफी सारी कहानियां ऑलरेडी पहले बेटा मैं समझा चुकी हूं पीछे की, बट फिर भी तुम अगर दिमाग नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा। आप मेरे को एक बात बताओ बेटा, सारी समस्या कहां, समस्या का देखो, तुम्हें ना कोई तुम्हारे पास कल को तुम डॉक्टर बने बेटा, कोई पेशेंट आएगा तो बेटा बीमारी पहले उससे पूछोगे ना, भाई हाँ भाई क्या समस्या है, या पहले बेटा उसको देखते ही तुम्हें आंखों से आभास हो गया कि उसको क्या दिक्कत है और दवाई लिख के दे दी, ले तेरे को मैंने देख के ही बता दिया कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, तुम पहले उससे पूछोगे, हालचाल जानोगे, टेस्ट कराओगे, फिर पता करोगे कि भाई बंदे को प्रॉब्लम क्या है।
आई होप कि तुम वैसे वाले ही डॉक्टर बनने वाले हो बेटा। फिर प्रॉब्लम पूछोगे, फिर मेडिसिन लिख के दोगे ना, यानी कि मेडिसिन तो तब पता चलेगी जब तुम्हें प्रॉब्लम पता चलेगी, है ना। अब तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम कहां से नजर आ रही है, कहां प्रॉब्लम शुरू हुई, जरा उसकी जड़ को बेटा देखो। प्रॉब्लम कहां शुरू हुई, यहां प्रॉब्लम शुरू हुई, यहां मैम प्रॉब्लम शुरू हुई जब अम्बिलिकल कॉर्ड कटा, और अम्बिलिकल कॉर्ड कटते ही मदर जो है ब्लड के कांटेक्ट में आई पॉजिटिव, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब या तो बेटा मदर कांटेक्ट में ही ना आती, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कटती है तो मैम इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मम्मी RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगी ही आएगी। समझ में आ रही है बात, राइट। अब मैम देखो, यहीं पे हमें सोल्यूशन मिलेगा। बेटा सुनना मेरी बात, जब मम्मी इस बच्चे के RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आई थी तभी मम्मी ने एंटीबॉडी डेवलप की थी। और याद रखिए बेटा, जब आपकी बॉडी ऐसे करके एंटीबॉडी बनाती है तो ये हमेशा मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है फॉरएवर। मैं आपको वैक्सीन्स का एक कॉन्सेप्ट बताती हूं, शायद तुम और बेटर रिलेट कर पाओ। वैक्सीन्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना बेटा, जैसे आपने कोविड की वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन्स के कॉन्सेप्ट में भी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में एंटीजेंस डाले जाते हैं। आपकी बॉडी में एंटीजेंस डाले जाते हैं ताकि आप उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाओ। और वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में जब खुद से बनते हैं ना, तो आपकी बॉडी में मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं कि अगली बार जब आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बने थे ना, वो इस बार उन एंटीजेंस को जो अंदर आए हैं उनको अटैक करें। समझना मेरी बात, वापस से मैं बता रही हूं। वैक्सीन के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं कोविड की बात कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बेटा पैथोजन से बचना है, आपको अभी वो बीमारी हुई नहीं है। वैक्सीनेशन तो प्रिवेंटिव मेथड होता है ना, ये तो पता है ना। वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट तो है नहीं, प्रिवेंटिव है, मतलब कोई बीमारी होने से पहले का ये कार्यक्रम है ताकि वो बीमारी आपको ना हो, उससे बचाने का सोल्यूशन है। होने के बाद वैक्सीन नहीं दी जाती है, समझ रहे हो, है ना। तो आपने बॉडी के अंदर बेटा ध्यान से सुना, क्योंकि ये 12वीं का टॉपिक है, तुम्हें 11वीं में ही बेटा शुरू ढीले हो जाते हैं। मजाक कर रही हूं यार, मैं मजाक कर रही होती हूँ, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम समझ पाओगे। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर तुमने पैथोजेंस डाले, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं डालते हो कि तुम बीमार पड़ जाओ। सिर्फ तुम पैथोजेंस को या एंटीजेंस को डालते हो ताकि तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडी खुद से बनाए और उसको स्टोर कर ले मेमोरी के फॉर्म में, कि भाई अगली बार जब ये बीमारी मेरे को असली में होगी ना, तो मेरे पास एंटीबॉडी बने हुए हैं और मैं तुरंत से खटाक करके उसके ऊपर अटैक कर दूं। समझ रहे हो, यस और नो। ये तुम्हारी पढ़ाई के साथ भी होता है। जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी बॉडी मेमोरी बनाती है, मेमोरी मेमोरी मेमोरी, ताकि जब तुम्हारे रियल टेस्ट हो तो वो मेमोरी सेल्स तुम्हारे काम करें और तुम एग्जाम में उन आंसर्स को मार्क कर पाओ। बॉडी भी मेमोरी के फॉर्म में चीजों को स्टोर करती है, समझ रहे हो। अब यहां पे बेटा देखो, मैंने बहुत पीछे का बेटा बैकग्राउंड तुम्हें बना के बता दिया, अब समझना। मैम जब मम्मी के कांटेक्ट में ये बच्चे के RBC आते हैं तो मम्मी एंटीबॉडी बनाती है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि मम्मी को एंटीबॉडी बनाने ही ना दे, क्योंकि जब मैम मम्मी एंटीबॉडी बनाएगी तभी मैम वो मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करेगी। अगर वो खुद से एंटीबॉडी ना बनाए तो मैम कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे बोलो, इस सोल्यूशन से तुम मतलब राजी हो या नहीं हो, इस बात से बेटा तुम मतलब एक्सेप्ट करते हो, इस बात को नहीं करते हो बेटा, तुम करो या ना करो बेटा, ऐसा ही होता है, ठीक है। तुम्हें मम्मी को RH जो बच्चे का पॉजिटिव ब्लड था, तुम्हें मम्मी को उसके कांटेक्ट में आने से रोकना है। लेकिन कैसे रोकना है, कांटेक्ट में तो आ जाएगी। अब तुम्हें इस चीज से बचना है कि मम्मी खुद से एंटीबॉडी ना बनाए, क्योंकि अगर मम्मी खुद से एंटीबॉडी बनाएगी तो वो तो स्टोर हो जाएगी मैम। तो पता है क्या होता है बेटा, जैसे डिलीवरी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है, मम्मी RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में तो आती है, इससे पहले कि मम्मी खुद क्योंकि इतनी जल्दी एंटीबॉडी नहीं बनते, एंटीबॉडी बनने में भी समय लगता है। होता यह है कि जैसे ही बेटा मम्मी बच्चे के RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आई ना फर्स्ट डिलीवरी के बाद, आप बाहर से उनको किल करने के लिए बाहर से एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देते हो। समझना, मैं इस चीज को समझाती हूं, देखो डायग्राम बना के समझाऊंगी, डायग्राम बना के तो ही तुम्हें समझ में आएगा प्रिवेंशन कैसे होता है इसका।
बहुत बेटा मजेदार चीज है, अगर तुम समझ गए ना तो तुम्हें फील आएगी। प्रिवेंशन, इसमें बड़े सारे ना डाउट्स आते हैं मन के अंदर बच्चे के। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, फिर से बच्चा बनाया जाए, और मम्मी भी बनाएंगे। मम्मी को तो नहीं बना सकते, जैसे ये बच्चा था बेटा, अरे भाई बच्चे ने तो बेटा सही में जान ले ली है। ठीक है, ये बच्चा है, ये फर्स्ट बच्चा है बेटा, फीटस नंबर 1, फीटस नंबर 1 है बेटा ये, फीटस नंबर 1। जब इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कटी थी, जब इसकी बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड कटी थी, इसको तुमने क्या किया था, कट किया था। तो मैं ऐसे यहां पे कैंची बना दे रही हूं। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया था ना, इसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया था मैम। जब हमने इसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया था, तो इसमें से मैम लीक हुआ था कुछ ब्लड। इसके अंदर से जो ब्लड लीक हुआ था वो ब्लड था मैम, अब ये मम्मी को बनाएंगे। मम्मी को बेटा हम कैसे बनाएंगे, ये हमारी मम्मी है, ये हमारी मम्मी है बॉक्स, ठीक है, ये हमारी मम्मी है, समझना बेटा, ये हमारी मदर है। हम कह रहे हैं कि भाई इसमें से जो ब्लड था, जो फीटस ब्लड था, जो RH पॉजिटिव ब्लड था, अब ये बेटा मम्मी के कांटेक्ट में तो आ गया। ये फीटस का है बेटा, RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। अब बेटा इसका कुछ तो हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इससे पहले कि ये मम्मी के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। समझना, बनाना है, बिल्कुल बनाना है भाई, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाओ। सुनो मेरी बात भाई, ये ब्लड जो है मम्मी के कांटेक्ट में तो आ गया। अब अगर मम्मी इसके कांटेक्ट में बेटा आके खुद से एंटीबॉडी बना दे तो भाई सारा हो गया बेटा गोबर, मतलब वो फ्यूचर के लिए बेटा स्टोर हो जाएगी। हमें क्या करना है, जितने भी बच्चे के आरबीसी, ये बच्चे का आरबीसी है ना, बच्चे का है बेटा, ध्यान देना, बहुत ही कंसेप्चुअल है। ये बच्चे के आरबीसी है ना, तुम्हें इनका खात्मा करना है इससे पहले कि मम्मी इसके लिए एंटीबॉडी बनाना चालू कर दे। तुम इसी को रास्ते से हटा दो, तुम इसी को रास्ते से हटा दो मेरे बालकों, इसी को रास्ते से हटा दो। इसे रास्ते से कैसे हटा सकते हो कि तुम बाहर से ही इनके लिए एंटीबॉडी दे दो, एंटी RH। तुम बाहर से इसके लिए बेटा एंटी RH एंटीबॉडी दे दो। तुम कहोगे कि मैम मम्मी भी तो एंटी RH एंटीबॉडी बना रहे थे, आप भी तो एंटी RH ही दे रहे हो, फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, फर्क है, फर्क है, ये एंटीबॉडी अलग है, ये मेमोरी के फॉर्म में स्टोर नहीं होती है। ये एंटी RH एंटीबॉडी तुम कम अमाउंट में देते हो, और जब तुम इसे देते हो इसका काम है इन आरबीसी को उड़ा देना, ताकि मम्मी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप ही ना कर पाए। जो तुमने बाहर से एंटीबॉडी दी है वो बेटा अमाउंट वाइज कम होती है, और वो कभी भी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए स्टोर नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म स्टोर होती ही नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टोर सिर्फ वही एंटीबॉडी हो सकती है जो मम्मी ने खुद से बनाई हो, जो मम्मी ने खुद से बनाई हो। जब आपने बाहर से दे दिया तो आपने ऑलरेडी उन आरबीसी को किल कर दिया जो आरबीसी की मम्मी के कांटेक्ट में आ रही थी, ताकि मम्मी खुद से एंटीबॉडी डेवलप ही ना करे। मम्मी डेवलप करेगी ही नहीं तो भाई बेटा अगले प्रेगनेंसी में दिक्कत भी नहीं होगी। मेरे को एक थम्स अप दो, समझ में आया अगर या नहीं, जल्दी बताओ। यस एवरीवन। अब बेटा इससे ज्यादा तो बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी, ये मैंने बेस्ट वे से तुम्हें समझाया है। तो सोल्यूशन ये है, एंटी RH एंटीबॉडी दे दो बाहर से, पहली डिलीवरी के बाद, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, पहले डिलीवरी के बाद ही तुरंत दे दो।
पहले डिलीवरी के बाद ही तुरंत दे दो ताकि मम्मी खुद से एंटीबॉडी ना बना पाए, ठीक है। एंटी RH गिवन immediately after first delivery so that mother does not develop anti-RH on her own, which can be stored for future, which is stored for future. जो आप बाहर से देते हो वो कभी भी स्टोर्ड नहीं होती है बेटा, आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में देते हो, बस दैट्स ऑल। सेकेंड डिलीवरी के बाद क्यों देना पड़ेगा भाई? अगर सेकेंड डिलीवरी में बेटा बच्चा RH पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यही वाली चीज करनी पड़ेगी, अगर आपको थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होना है तो, ठीक है। हाँ, डॉक्टर वाली फील तो आनी ही चाहिए बेटा, बिल्कुल आनी चाहिए। एनसीईआरटी से एक बारी रीड करा दूं, एनसीईआरटी से एक बारी रीड करा दूं, खुद से एक बारी बेटा इसे घर जाके एक बारी पढ़ना। कैसे पता चलता है कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन है बेटा? ब्लड ग्रुप चेक किया जा सकता है। अगर आप ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो तो डेफिनेटली बेटा पता किया जा सकता है। थोड़ा कम कर दो। डन 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 बेटा, क्या आप लोगों ने कर लिया है? डायमंड क्लियर, बहुत शानदार। इसके लिए एनिमेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। आगे बढ़े क्या? ये टाइम टेकिंग टॉपिक है बेटा, इसमें इतना समय लगता है क्योंकि ये बड़ा कंसेप्चुअल है और इसमें इसीलिए इतना टाइम लगता है क्योंकि ना ये 12th के टॉपिक से रिलेटेड है। जिन बच्चों को इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, उनको पहले इम्यूनिटी समझानी पड़ती है, फिर बेटा ये समझाना पड़ता है, इसीलिए इट टेक्स टाइम, ठीक है। चलो एक बारी एनसीईआरटी की यहां से रीडिंग कराते हैं बेटा, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। चलिए, जहां RH ग्रुपिंग दिया हुआ है ना, एक बारी उस वाले टॉपिक को खोलो। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है another antigen, RH antigen similar to the one present in rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of majority यानी 80% of the human beings जो RH पॉजिटिव होते हैं। Such individuals are called as RH positive and those in which antigen is absent they are called as RH negative। जिनमें है वो RH positive, जिनमें नहीं है वो RH negative, ठीक है। An RH negative person if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against RH antigen। ये बात मैंने आपको बताई। एक RH negative इंसान जब RH positive के कांटेक्ट में आता है तभी वो बेटा क्या बनाता है? RH antibodies। And therefore RH group should be matched before transfusion। इसीलिए मैम सिर्फ ब्लड के ABO को ही मैच करना जरूरी नहीं है, बल्कि RH को भी मैच करना उतना ही जरूरी है। अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है ट्यूनिंग ना सेट होना, जो हम लोग बेटा बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो है सुपर कंपैटिबल, हमारी बेटा जोड़ी एकदम जम रही है, समझ रहे हो। तो जिनकी जोड़ी जमती है वो होते हैं कंपैटिबल, और जिनकी जोड़ी नहीं जमती वो क्या होते हैं बेटा? इनकम्पैटिबल। तो बोला कि एक स्पेशल केस होता है जहां RH इनकम्पैटिबल हो जाती है, मैच नहीं करता है, मिसमैचिंग has also been observed in RH negative blood of a pregnant mother with RH positive of the fetus। कंडीशन याद रखना बेटा, मम्मा क्या है नेगेटिव, बच्चा क्या है पॉजिटिव। आप इसको उल्टा पुल्टा केस करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसी सिचुएशन में इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नहीं होगी। शर्त यह है पहली प्रेगनेंसी में मम्मी नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव,
और दूसरी प्रेगनेंसी में भी बेटा बच्चे को डैमेज तभी होगा जब बच्चा फिर से पॉजिटिव होगा। अगर बच्चा नेगेटिव होगा तो उसको क्या मतलब है मम्मी के पास एंटी आरएच एंटीबॉडीज है या नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस। Rh antigen of the fetus do not get exposed to the Rh negative of the mother in the first pregnancy as the two bloods will be separated by placenta. बोला प्लेसेंटा से सेपरेटेड है ब्लड, तो बच्चे का जो रक्त है वो मम्मी के तो कांटेक्ट में नहीं आया मैम, ठीक है जी। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of the exposure of maternal blood. Maternal का क्या मतलब है? Maternal का मदर मतलब है mother's blood. Exposure होगा मदर के ब्लड का to small amount of RH positive blood from the fetus. fetus के RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में मम्मा का ब्लड आ सकता है मैम। In such case, the mother starts preparing antibody against RH antigen in her blood. और ऐसी स्थिति में मम्मी उसके लिए एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। In case of her subsequent pregnancy, subsequent का मतलब क्या होता है? अगली प्रेगनेंसी। और ऐसी स्थिति में जो उसकी अगली प्रेगनेंसी होगी मैम, the RH antibody from the mother can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBC. और अगली प्रेगनेंसी में अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो ये RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के आरबीसी को अटैक कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस, बच्चे की जान जा सकती है। कैन कॉज सीवियर एनीमिया, आरबीसी कम, हीमोग्लोबिन कम, या फिर जॉन्डिस टू द बेबी। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या फिर हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक यानी कि ब्लड लाइटिक मतलब टूट गए, ब्लड सेल्स टूट गए। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एंड दैट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग। एडमिनिस्टरिंग का मतलब होता है, इसको आप बेटा अवॉइड कर सकते हैं बाय गिविंग। एडमिनिस्टरिंग मतलब गिविंग एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। एनसीईआरटी का इतना छोटू सा पैराग्राफ, बट आप एनसीईआरटी को समझिए कि कितनी डेप्थ है बेटा इसमें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी इज नॉट इजी। अगर एनसीईआरटी खुद से पढ़ के इतनी बेहतरीन समझ में आ जाती फिर तो बेटा आपको और किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट्स वाई बेटा एनसीईआरटी को समझना जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है। यार गर्म पानी समझ गए? यस एवरीवन। चलिए मैं आप लोगों की तरफ से आपका थैंक यू एक्सेप्ट करती हूं और समझते हैं बेटा अगला एक अगेन छोटा सा टॉपिक बट बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड जिसे बोलते हैं लिम्फ। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे डायमंड डायमंड गोल्ड प्लैटिनम स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ गए? शुरू करते हैं बेटा एक बेहतरीन। आज हमारा बॉडी फ्लूइड सारा खत्म हो जाएगा, हार्ट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कल से। ठीक है, चलिए टॉपिक है बेटा हमारा लिम्फ। हेडिंग डालिए लिम्फ, जिसको एनसीईआरटी बेटा प्यार से टिश्यू फ्लूइड कहती है। एनसीईआरटी तो कुछ भी कह सकती है बेटा, एनसीईआरटी का तो हक बनता है, अधिकार बनता है, चाहे वो बेटा कंफ्यूज ही क्यों ना करे बट उसका हक बनता है। ठीक है, लिम्फ जिसको कि एनसीईआरटी कहती है बेटा टिश्यू फ्लूइड। नहीं मैंने नहीं किया यार। लिम्फ या फिर बेटा टिश्यू फ्लूइड, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बॉडी में कोई भी बेटा फ्लूइड होता है वो ब्लड के थ्रू ही बनता है, ब्लड के ही फिल्टरेशन से बनता है। चाहे फिर वो बेटा सीएसएफ हो, चाहे फिर वो बेटा लिम्फ हो, चाहे फिर वो बेटा कुछ भी हो। अब आप बेटा अच्छा मेरे कोहिनूर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे स्टूडेंट्स सुनना, ठीक है, लेकिन तुम तो सपोले ही हो बेटा, चाहे तुम डायमंड वाले सपोले हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, सपोला विद, अरे सपोला विद द मणि, विद डायमंड। वाह वाह वाह। सुनो अब पहले तो बेटा मैं ना तुम्हें एक डायग्राम से समझाती हूं कि ये बनता कैसे। जैसे बेटा हमारी ब्लड वेजल्स है, जैसे मेरे पास बनाना है बेटा, इससे पहले कि तुम मुझसे ये घटिया सबसे घटिया सवाल पूछो कि बनाना है या नहीं, इस घटिया सवाल को आंसर पहले से करते हुए कि बनाना है, तो बेटा आपकी ब्लड वेजल होती है जो आगे भी मैं पढ़ाऊंगी, फ्रॉग भी तुम पढ़ चुके हो तो तुम ऑलरेडी ये चीज जानते हो कि समझो ये तुम्हारी ब्लड वेजल है। ठीक है, और ये कैपिलरी बनाया बेटा, मैंने कोशिश की है कि मैं कैपिलरी बनाऊं। आई होप मैं इस कोशिश में नाकाम नहीं रही।
ठीक है, चलो मैंने कोशिश किया है बेटा कि मैं ये कैपिलरी दिखाऊं। भैया ये पानी येलो क्यों है? नहीं, वे उसमें से निकला है ना, तो कॉफी का वो या चाय का वो आ जाता है। हाँ, सुनो मेरी बात बेटा, ये मैंने बनाया है आर्टरी। आर्टरी क्या करती है? कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये मैंने क्या बनाया है मेरे सपोलो? तुमने अभी अभी बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था ना। कोई भी चीज फिल्टर आउट या डिफ्यूज हमेशा कैपिलरी से होती है। और ये क्या बनाया है बेटा मैंने? वेन। वेन ब्लड को कहां लेके जाती है बेटा? हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाली हूं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं एल्ब्यूमिन का फंक्शन तुम्हें बताऊंगी कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा है कि एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूं, ठीक है, कि एल्ब्यूमिन का फंक्शन ऐसा क्यों दिया हुआ था कि इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। अभी आपको बेटा ये समझ में भी आएगा, ठीक है। और लिम्फ भी कैसे बनता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बेटा देखो यहां पे आसपास मैं क्या बना रही हूं, यहां आसपास है हमारे टिश्यूज। यहां आसपास क्या है बेटा? हमारे टिश्यूज। ये क्या है बेटा? हमारे टिश्यूज। जब आपका ब्लड बेटा आर्टरी के थ्रू आता है, आपका ब्लड क्या होता है? आर्टरी के थ्रू आता है। आपका ब्लड आर्टरीज के थ्रू आता है। ये बेटा समझना, ये ब्लड आया आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज का डायमीटर बहुत ज्यादा चौड़ा है, कंसेप्ट बता रही हूं पहले, ठीक है, ठीक है। आर्टरीज का डायमीटर बहुत ज्यादा चौड़ा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। जैसे ही वो कैपिलरी तक पहुंचता है ना बेटा, कैपिलरी का डायमीटर देख रहे हो कितना पतला? कैपिलरी का डायमीटर देख रहे हो कितना फाइन है, कितना पतला है? आप खुद इमेजिन करके देखो, जब पाइप होती है, पाइप पानी सब पहले तो बेटा बहुत करते थे, अब तो तुम भाई कौन से जेंजी फेंजी के पता नहीं हो या नहीं, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, बट अब तुम बेटा ऐसे पाइप से कभी पानी कभी करके देख लेना ना लायको, है ना। गांव में जो लोग होते होंगे वो तो बेटा करते ही होंगे यार, है ना। मैंने कितना किया यार, गार्डन में पानी देने का बड़ा शौक होता था, बड़े इंटरेस्ट से, पापा प्लीज मेरे को करने दो। तो उस पाइप का मुंह पिचकाते थे, उसका जैसे ही मुंह पिचकाते थे ना तो सर करके बेटा क्या होती थी वो पानी जो है उसकी प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता था जब उसका मुंह पिचका देते थे। तो वैसे ही बेटा जब ये जो ब्लड वेजल है ना बेटा, इस ब्लड वेजल का जो है, सुनो, इस ब्लड वेजल का डायमीटर है बहुत ज्यादा चौड़ा। इस ब्लड वेजल का जो है बेटा, ये जो ब्लड वेजल है, ये ब्लड वेजल का डायमीटर है बहुत ज्यादा चौड़ा, है ना। तो जैसे ही इस चौड़े ब्लड वेजल से पतली पतली कैपिलरीज में ब्लड आता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, प्रेशर तेज होगा या नहीं? प्रेशर तेज होगा या नहीं? धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेशर जैसे ही बेटा तेज होता है तो ब्लड इसमें से छन्ना चालू हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रेशर से ब्लड आता है तो इसमें से ब्लड फिल्टर आउट होना चालू हो जाता है। ये जो मैं एरो दिखा रही हूं इसका अर्थ है यहां से भी फिल्टर होगा, इस साइड में भी बेटा टिश्यू है, बट मैं तुम्हें एक ही साइड का भी दिखा रही हूं, ठीक है। क्या होगा बेटा? ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा। सारा ब्लड फिल्टर हो जाता है क्या? नहीं मैम, सारा ब्लड फिल्टर नहीं होता। आप समझना, लिखना है, बनाना भी है। ब्लड फिल्टर्स आउट ऑफ कैपिलरी, ब्लड फिल्टर्स आउट। यहां पे नहीं लिख सकते यार, फिर ना मैं वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लिख पाऊंगी, मैं साइड में लिखती हूं इसे। यहां पे मैं लिखना चाह रही हूं ब्लड फिल्टर्स आउट ऑफ कैपिलरी। लेकिन बेटा जो पार्ट ब्लड का फिल्टर होता है उसमें प्लाज्मा पार्ट तो फिल्टर हो जाता है, आरबीसी फिल्टर नहीं होती, प्लेटलेट फिल्टर नहीं होती, और प्रोटीन्स में भी अमाउंट ब्लड के कंपैरिजन में कम होता है। मैंने क्या बोला कि मैम ये जो ब्लड का हिस्सा फिल्टर आउट हो गया ना, ये जो हिस्सा फिल्टर आउट हो गया, एक तो ये वाला सारा जो फिल्टर आउट हुआ वाला कंपोनेंट था वो टिश्यू के आसपास जो खाली जगह थी ना बेटा उसके अराउंड एक्यूमुलेट हो गया। जितना भी पार्ट जो ब्लड का फिल्टर आउट हुआ, जो मैं कह रही हूं ब्लड से अगर उसे कंपेयर करोगे तो उसमें आरबीसी नहीं होती है, उसमें प्लेटलेट्स नहीं होते, और ब्लड के कंपैरिजन में बेटा प्रोटीन्स की मात्रा भी उनमें कम होती है। और यही पार्ट जो बेटा फिल्टर आउट होके टिश्यू के अराउंड, टिश्यू का जो स्पेस है उसके अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी का तो नाम होता है टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। समझ रहे हो मेरी बात? यही जो बेटा एक्यूमुलेट हुआ ना फिल्टर आउट ऑफ कैपिलरीज, और यहां पे मैं लिख रही हूं, यहां पे मैं लिख रही हूं दिस फ्लूइड
this fluid that accumulate around tissues is known as tissue fluid या lymph. Tissue fluid और lymph that lacks RBC, इसलिए ये कलरलेस होती है, few proteins, कुछ प्रोटीन्स भी इनमें कम होती है ब्लड के कंपैरिजन में, एंड प्लेटलेट्स भी इनके पास नहीं होती हैं, प्लेटलेट्स। समझ में आ गई बात? यस। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तुमने इसी को बोला बेटा टिश्यू फ्लूइड, ये तो तुमने बना लिया, मैं इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और भी लिखवाऊंगी बेटा, मैं एक दो प्रॉपर्टीज इसकी और भी लिखवाऊंगी कि चलो ये कलरलेस हो गया, ये बनता क्यों है, इसका काम क्या होता है, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है मैम कि आर्टरी से आपने कहा जैसे ही ब्लड कैपिलरी में गई, कैपिलरी में प्रेशर बढ़ गया, कैपिलरी में प्रेशर बढ़ते ही ब्लड का कुछ कंपोनेंट फिल्टर आउट हो गया, जो कंपोनेंट फिल्टर आउट हो गया WBC होगी बेटा, दे हैव WBC, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एब्सेंट जो है वो लिखा है मैंने, ठीक है। अब बेटा ये जो सारा फ्लूइड फिल्टर आउट हो गया, अगर इस तरीके से बेटा सारा का सारा ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा तो यहां से जाने वाले वेन का क्या हाल होगा बेटा, इसमें तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, हाँ या ना? क्या लगता है बेटा तुम्हें, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, अगर मैम जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो मैम इस हिसाब से तो भाई मैम आर्टरी से जो ब्लड जितना आया था, अब वेन से जो ब्लड जाने वाला होगा वो तो कतई बहुत कम हो जाएगा मैम, यानी कि हार्ट में जो अब ब्लड जाने वाला है उसका अमाउंट तो बहुत कम हो जाएगा इस तरीके से। बट ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, हम ब्लड वॉल्यूम कभी भी कम नहीं कर सकते इस तरीके से, तो मैम सारा ब्लड छन्ने लग जाए और सारा ब्लड मैम लिम्फ ही बना ले और ब्लड वॉल्यूम जो मैम वेन से जाने वाली है वो तो कम हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसमें आता है बेटा रोल हमारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का। अब सुनो क्या होता है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। ब्लड फिल्टर आउट हुआ था, ऑलमोस्ट 85% ब्लड बेटा छन जाता है, बट देखते ही देखते पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो ब्लड छना था उसमें से मैक्सिमम वापस से बेटा कैपिलरी के थ्रू रिटर्न आ गया। समझना, ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ बेटा। ये एरो का मतलब है फिल्टर आउट होना, और ये एरो का मतलब होता है बेटा कि मैक्सिमम जो फिल्टर आउट हुआ था उसमें से काफी सारा वापस से अंदर आ गया। काफी सारा वापस से अंदर कैसे आया मैम? हुआ यूं कि मैम कुछ हमने कहा ना जो लिम्फ बनता है उसमें प्रोटीन्स ब्लड के कंपैरिजन में कम होते हैं। पता है क्यों कम होते हैं? ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स थे ये फिल्टर आउट नहीं हुए। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन थे मैम वो यहीं पे रहते हैं मैम, अंदर अंदर पड़े रहते हैं, अंदर इस ब्लड कैपिलरी के अंदर। अगर मैं बेटा कंपेयर करूं अंदर के फ्लूइड और बाहर के फ्लूइड का प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन, तो आप देखोगे अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम, क्योंकि यहां प्रोटीन्स ज्यादा है। अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बाहर कम कॉन्सेंट्रेटेड है। बाहर फ्लूइड तो चला गया, प्लाज्मा तो चला गया, बट प्रोटीन्स उतनी नहीं जा पाई। मेरी बात समझ रहे हो? और इसी कारण से, क्योंकि प्रोटीन्स उतनी फिल्टर आउट नहीं हो पाती, ज्यादातर प्रोटीन्स अंदर ही रह जाती हैं, और यही प्रोटीन्स जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करती हैं कि जो प्लाज्मा फिल्टर आउट हुआ था, वो प्लाज्मा है क्या? पानी। वो पानी जो है बेटा, वो पानी वापस से बेटा ऑस्मोसिस से होता हुआ वापस से आपके कैपिलरी के अंदर रिटर्न हो जाए। मैं वापस से समझा रही हूं, आपकी लिम्फ जो बनी थी वो ब्लड से ही छन के बनी थी। मैक्सिमम फ्लूइड पार्ट को आपने फिल्टर आउट कर दिया, लेकिन प्रोटीन्स जब आप देखोगे तो आपकी जो हाईएस्ट अमाउंट में प्रोटीन्स थी एल्ब्यूमिन, वो आपके कैपिलरी के अंदर रह जाती है। समझ में आई बात? यहां फ्लूइड कंपैरेटिवली कम है और प्रोटीन ज्यादा है,
यहां फ्लूइड ज्यादा है, प्रोटीन्स कम है। अगर मैं लिम्फ को और ब्लड को कंपेयर करूं तो ब्लड अभी हमारी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिख रही है। मैं यहाँ पे साइड में लिख भी दे रही हूं। भाई तुम्हारी केमिस्ट्री आते ही तुम्हें मौत क्यों आने लगती है बेटा एकदम से? ये ब्लड है तुम्हारी कैपिलरी के अंदर, इसकी अगर मैं कंपैरिजन कराऊं किससे, जो टिश्यू फ्लूइड तुम्हारा बना था, जो अराउंड टिश्यूज थे, अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ब्लड में मैं कह रही हूं एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ज्यादा है। एल्ब्यूमिन ज्यादा क्या, एल्ब्यूमिन यहीं पे है। यहां कंपैरेटिवली प्रोटीन्स कम है, यहां प्रोटीन्स कंपैरेटिवली कम है। अरे भाई समझ रहे हो? यस। यहां की अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन देखते हो, प्लाज्मा पार्ट बाहर के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि प्लाज्मा तो मैक्सिमम फिल्टर आउट हो गया ना मैम। यहां कॉन्सेंट्रेशन जो है मैम वो ज्यादा है, और मैम टिश्यू फ्लूइड वाली जगह पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि मैम वहां प्रोटीन्स कम बट फ्लूइड पार्ट ज्यादा। फ्लूइड पार्ट ज्यादा है, प्लाज्मा सारा छन गया ना यार, प्लाज्मा सारा छन गया। पहले मुझे बताओ ना यार, सही है या नहीं? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई केमिस्ट्री आते ही मौत आ जाएगी फिर कैसे चलेगा यार? सिंपल केमिस्ट्री बता रही हूं नलायकों। ऑस्मोसिस तो पता ही है ना, ऑस्मोसिस में पानी की मूवमेंट होती है। पानी की मूवमेंट होती है बेटा डाइल्यूट वाले रीजन से कॉन्सेंट्रेटेड वाले रीजन में। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। इतना बेटा डिटेल में घुस घुस के कोई नहीं बताएगा, तो भी तुम बेटा नलायकी करते हो, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हो। एल्ब्यूमिन कभी नहीं छनती बेटा, एल्ब्यूमिन तुम्हारे कैपिलरी में ही रह जाती है, और उसी वजह से ये बेटा जितना भी पानी फिल्टर आउट हुआ था ना, क्योंकि ब्लड का मैक्सिमम हिस्सा क्या है सपोलो, प्लाज्मा ही तो है 55%, उसमें सारा पानी ही तो है 90 से 92%। तो ये जो फिल्टर आउट होके टिश्यू फ्लूइड बनाया था, इसमें प्रोटीन्स कम थी बट प्लाज्मा पार्ट बहुत ज्यादा था ना यार। पानी पानी पानी, प्लाज्मा तो छन गया था। अब मैम ये जो जितना पानी छना था, अगर सारा पानी छन जाएगा तो यहां से जाने वाले वेन्स में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसा तो हम नहीं कर सकते मैम। तो ये सारा पानी जो छनता है ना बेटा, मैक्सिमम वापस से आ जाता है अंदर। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहां पे बेटा डाइल्यूट रीजन बना, ये रीजन डाइल्यूट बनता है, कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब ही डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट है, और ये क्या है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कंपेयर करोगे तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। अब पानी की इजिली मूवमेंट कर सकते हो कि नहीं? पानी जो होता है यहां से यहां मूव करके आ जाता है ऑस्मोसिस से, यानी कि आपकी ब्लड वॉल्यूम वापस से मेंटेन हो जाती है। सारा का सारा पानी वापस नहीं आता, सारा का सारा पानी वापस नहीं आता, फिर तो टिश्यू फ्लूइड बनेगा ही नहीं। फिर आप सोचोगे बना ही क्यों था जब सारा वापस आना था। सारा वापस नहीं आता है पर मैक्सिमम वापस आ जाता है। जो थोड़ा बहुत वापस नहीं आता वो टिश्यू फ्लूइड बनाता है। ये इसकी पीछे की कहानी है। क्यों कहते हैं एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है? इसी कारण से कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं। अगर तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि लिम्फ कैसे बना, लिम्फ और ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या अंतर है, और लिम्फ करता क्या है। तुम स्टिक टू एनसीईआरटी। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को समझने में कहीं बोलते हैं ना स्मार्ट बनो, अगर लग रहा है कहीं पे तुम्हें लग रहा है, पर मैं तो ये कहूंगी कि भैया तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कोई तुम्हें बता रहा है तो तुम उसे समझो, उसे टाइम पास करके हटाओ मत। ठीक है? यस। और मैं इस चीज को ना बेटा तुम्हारी मदद के लिए लैंग्वेज में भी लिखवा दे रही हूं, लैंग्वेज में भी लिखवा दे रही हूं। ठीक है? लैंग्वेज में भी लिखवा दे रही हूं। आप पहले मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? मैं पहले टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन बता दे रही हूं, फिर मैं इसे लैंग्वेज में लिखवा दे रही हूं ताकि तुम्हें बाद में कोई समस्या ना आए। ठीक है? यस। आपके बाल गुड़िया के बाल जैसे लग रहे हैं। गुड़िया के बाल क्या होते हैं भाई? मतलब कि खतरनाक लग रहे हैं क्या? चुड़ैल टाइप्स। सुनो मेरी बात, तुम्हें सबसे पहले याद रखना है कि लिम्फ की कॉम्पोजिशन क्या होती है। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड, नॉट एग्जैक्टली लाइक ब्लड। लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है, लिम्फ में प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है, और लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं होते, सबसे पहली बात, और कलरलेस होती है। ठीक है? अच्छा, गुड़िया मतलब डॉल जैसे लग रहे हैं। मैं तो हुई डॉल।
मैं तो हूं ही बेटा प्यारी पापी गुड़िया कह रहे, पापी गुड़िया देखना, सुंदर टाइप्स, या थू थू कर देते हैं भैया, थू 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 थू, नजर ना लगे, ठीक है। सुनो मेरी बात यार, सुनो सुनो, अब बेटा फंक्शन सुनो सुनो। हाँ देखो यार, बालों पे ध्यान कम और बेटा यहां पे ध्यान ज्यादा। सुनो सुनो मेरी बात, ये जो टिश्यू फ्लूइड है आखिर ये बना क्यों, आखिर ये बना क्यों बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू फ्लूइड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे बोला जाता है मिडलमैन। कभी तुम लोगों ने ऐसे देखा है कि बेटा शादी के लिए एक होता है ना बिचौला, बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, जो वो करवाता है, दोनों का टाका फिट करवाता है, लड़के वालों का लड़की वालों का, वैसा ही होता है ये टिश्यू फ्लूइड, ये होता है मिडलमैन। ये देखो ना, टिश्यू और ब्लड के बीच का एक कनेक्शन बना रहा है, टिश्यू और ब्लड के बीच का एक कनेक्शन बना रहा है। टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही सारा ब्लड का ऑक्सीजन बेटा टिश्यू के पास जाएगा, न्यूट्रिएंट बेटा टिश्यू के पास जाएगा, ऑक्सीजन बेटा टिश्यू के पास जाएगा, और जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, CO2 है, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेटा, वो इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही वापस आएंगे। यानी कि बिना, बोलते हैं ना कि अगर तुझे घर से बाहर जाना है, एक मीम चल रहा था, तो तुझे मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, एक मीम चल रहा था ना, वैसे ही बेटा टिश्यू फ्लूइड कहता है कि भैया कोई भी सामान अगर तुम्हें टिश्यू तक पहुंचाना है या टिश्यू से वापस लेके आना है, तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में हूं। तो टिश्यू फ्लूइड इस तरीके से मिडलमैन का काम करता है, जितना भी न्यूट्रिएंट, जितना भी ऑक्सीजन, जितना भी गैसेस का रिमूवल या एक्सचेंज होता है, वो इसी मिडलमैन के थ्रू होता है। पहले मैं ये लिखवा दूं बेटा, फिर एक दो पॉइंट्स और है वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। पहले मैं ये लिखवा देती हूं, फिर मैं आपको एक दो पॉइंट से, चलिए फर्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड एक्ट्स एज अ मिडलमैन, मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। क्यों भैया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और wastes will always occur via this, will always occur via this, इसीलिए इसे मिडलमैन कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड कलरलेस है क्योंकि मैम इसके पास WBCs तो हैं पर RBCs नहीं है, प्लेटलेट्स भी नहीं है, प्रोटीन्स भी कम है। और एक नोट डाल के मैं वो वाला पॉइंट लिखवा रही हूं जो मैंने आपको समझाया, व्हेन ब्लड गेट्स filtered out of capillary, filtered out of capillary, it accumulates around tissue, but most of the fluid comes back into capillary, via osmosis, due to high concentration of प्रोटीन इन ब्लड। और कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? एल्ब्यूमिन। टू अल्टीमेटली मेंटेन ब्लड वॉल्यूम इन वेन्स, अल्टीमेटली मेंटेन ब्लड वॉल्यूम इन वेन्स।
तो मैंने बेटा पूरी कहानी भी तुम्हारे लिए लिख दी है, इनकेस अगर तुम्हें बेटा समस्या हो तो। ठीक है, रेस्ट फ्लूइड टिश्यू के बीच हमेशा रहता है क्या? नहीं आयुश्री बेटा, उस पे भी मैं आ रही हूं, उस पे भी मैं आ रही हूं। गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। प्रज्वल कह रहा है इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। सेल्स के बीच का मैट्रिक्स, सेल के बीच का सब्सटेंस बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैम मेनी बैकलॉग्स इन जूलॉजी, व्हाट टू डू? You need to study beta and not type here. Go and study to complete the backlog. ठीक है, एनसीईआरटी कैटलिस्ट कल होगी एनसीईआरटी कैटलिस्ट। ठीक है, कल तैयार रहना। अब बेटा लास्ट एक पॉइंट मैं जो बताना चाहती हूं, जो एक बच्ची ने भी क्वेश्चन भी पूछा, क्या मैम ये टिश्यू फ्लूइड बन गया तो आजीवन क्या टिश्यू के अराउंड एक्यूमुलेटेड रहेगा? क्या इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है? जैसे आपकी ब्लड की मूवमेंट होती है, कैसे होती है? हार्ट से ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स में आर्टरी, आर्टरी से वेन, वेन्स कैपिलरीज, है ना? तो जैसे ब्लड की मूवमेंट होती रहती है बेटा, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, वैसे ही लिम्फ भी बेटा लगातार बनता रहता है और लगातार सर्कुलेट होता रहता है। बनता है और सर्कुलेट होता है, बनता है और सर्कुलेट होता है, और उसके लिए होता है आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम। बट वो लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में साइड हो जा रही हूं, बट बेटा एनसीईआरटी में उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। आप सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे कि लिम्फ के थ्रू भी बेटा आप सारी चीजें तो बेटा न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, ये सारी चीजें तो कैरी करवा ही रहे हैं, और लिम्फ को आप लगातार बेटा सर्कुलेट भी करते रहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से। अल्टीमेटली बेटा इस लिम्फ को भी ब्लड में ही मिल जाना है। आप जब लिम्फेटिक सिस्टम को डिटेल में पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे लिम्फेटिक सिस्टम का लास्ट जो पार्ट होता है वो अल्टीमेटली ब्लड वेजल से कनेक्टेड होता है। तो अल्टीमेटली लिम्फ को ब्लड में ही मिलना है, ब्लड से ही बनना है और ब्लड में ही मिलना है। मिट्टी से बने, मिट्टी में ही मिल गए, वैसे ही ब्लड से ही बना, ब्लड में ही मिक्स हो गया। तो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम इस चीज को बेटा सर्कुलेट करता है, जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, जैसे ब्लड के लिए ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। बस इतनी सी बात आप और लिख लो, बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको एक बार लिख लें बेटा। यस एवरीवन, यहीं पे लिख लो ना यार, स्टार मार्क करके नोट के बाद। लिम्फ also circulates like blood. Lymph also circulates in body like blood via lymphatic system, via lymphatic system, via lymphatic system that contains lymphatic capillary। एक lymphatic capillary का नाम भी दिया हुआ है, lymphatic capillary, lymphatic vessels, lymph nodes, ये सारे बेटा आपके ना लिम्फेटिक सिस्टम की ही पार्ट है। लिम्फ नोड्स फॉर्मिंग अ लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, वैसे ही ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ जी, क्लास एंड कर दो, टाटा बाय बाय बेटा, धन्यवाद। क्लास एंड हो गई, आप जा सकते हैं बेटा, नमस्ते। आपने अपनी बेटा इतना इंपॉर्टेंट बेटा, प्राइम मिनिस्टर जी से ज्यादा काम आपके पास था बेटा, फिर भी आप समय निकाल के इस बेटा क्लास देखने आई। मेरा, वो भी मेरा बेटा, मैं आभारी हूं आपकी, आपके लिए मैंने क्लास बेटा एंड कर दी, आप जा सकते हैं, नमस्ते, बहुत बहुत आभार। फंक्शन ऑफ लिम्फ हम लिख चुके हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हॉर्मोन्स, इसके थ्रू होता है। ठीक है, चलो बस मैं एक लैक्टियल वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस लैक्टियल वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी।
सर्कुलेटरी पाथवेज बेटा इंट्रोड्यूस हम जरूर कर देंगे ताकि कल हम उससे बेटा कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलिए 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 चलिए, पहले आप कर लीजिए भाई, मैं कहीं नहीं जा रही हूं बेटा, आप कीजिए कीजिए कीजिए। डन 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 डन। एक बेटा एनसीईआरटी में शब्द दिया हुआ है लैक्टियल। लैक्टियल सुन के बेटा घबराना मत, तुम्हारा अगर डाइजेशन वाला चैप्टर दिया होता तो हम लैक्टियल के बारे में भी पढ़ते, बट अनफॉर्चुनेटली उस चैप्टर को उड़ा दिया गया है। लैक्टियल लिम्फेटिक कैपिलरी का ही एक नाम होता है। इट इज द नेम ऑफ अ लिम्फेटिक कैपिलरी बेटा। जैसे ब्लड कैपिलरीज होती है वैसे एक लिम्फेटिक कैपिलरी जो होती है आपकी, लिम्फेटिक कैपिलरी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उस कैपिलरी का बेटा ये नाम होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ाते थे बेटा तो वहां पे हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाते थे कि इंटेस्टाइन में ऐसे विलाई होती है और इंटेस्टाइन से बेटा मैक्सिमम चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। तुम्हें पता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे आपने फ्रॉग में भी पढ़ा। इंटेस्टाइन वो जगह होती है जहां चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। तो आप ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करते हैं, फैट एब्जॉर्ब करते हैं। कहां एब्जॉर्ब करते हैं? आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेप्ट फैट्स। आप यूजुअली प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को जब आप डाइजेस्ट कर लेते हो तो इनको आप ब्लड में एब्जॉर्ब करते हो, पर जो फैट्स होते हैं ना बेटा वो कभी भी ब्लड में डिसॉल्व नहीं होते, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो आप एब्जॉर्ब करते हो बेटा लिम्फ में। तो इंटेस्टाइन में एक बेटा एनसीईआरटी में ऐसे दिखाया हुआ होता है, ऐसे जो मैं ये बना रही हूँ ना, ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ना। अभी मैंने बताया लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, तो ये वो लिम्फेटिक कैपिलरी है लैक्टियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिम्फ है ना, ये लैक्टियल है। तो लिम्फ जो आपके टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू स्पेसेस के अराउंड बना था, जैसे आप टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कह रहे थे, वो वहां से लिम्फेटिक कैपिलरी में चला जाता है, मूव कर जाता है उसके अंदर, और फिर बेटा पूरे लिम्फेटिक सिस्टम से वो सर्कुलेट होता है। तो वो हर बार बेटा टिश्यू फ्लूइड के अराउंड आप एक्यूमुलेट करते जाते हो और फिर उसको मूव करके लिम्फेटिक कैपिलरी में ले जाते हो, फिर पूरे लिम्फेटिक सिस्टम से उसे सर्कुलेट करते हो। मेरी बात सुन रहे हो? ठीक है। तो ये जो लैक्टियल्स होते हैं ना बेटा, इसी में आप फैट्स की एब्जॉर्प्शन करते हो, फैट एब्जॉर्ब करते हो। फैट की एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड में नहीं की जाती। इसका कारण आपको अगर मुझे समझाना पड़ेगा तो एक क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो डाइजेशन का टॉपिक है। आपके काम का भी सिर्फ इतना ही है। क्या? हाँ, क्लास 10th में तो था डेफिनेटली, राजेश, आयुष, डेफिनेटली डेफिनेटली। एक बार ही आप बेटा इस चीज को पढ़ लीजिए, फिर हम करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। क्या शुरू करें बेटा? डीपीपी में कभी कभी कोई क्वेश्चन अगले टॉपिक के भी होते हैं, तो आप घबराया मत करो। जैसे अभी हमारा सर्कुलेटरी पाथवे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, अब उसके क्वेश्चंस है, तो आप घबरा जाते हो, मैम ये तो हुआ ही नहीं है। अरे भाई अल्टीमेटली तो चैप्टर हो जाएगा ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है ना? समझ रहे हो मैम? हाउ कैन टिश्यू फ्लूइड क्लॉट इफ दे डोंट हैव प्लेटलेट्स? आपने पहली बात तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा ही लेक्चर को अटेंड किया होगा, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन कैसे आया, टिश्यू फ्लूइड क्लॉट करता है कि नहीं? अगर बेटा टिश्यू फ्लूइड तुम्हारे वेजल्स के अंदर है और लिम्फेटिक वेजल, टिश्यू फ्लूइड में तो कोई प्लेटलेट नहीं है, बट टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ जो है तुम्हारी लिम्फेटिक वेजल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में, अगर कोई टिश्यू रप्चर होता है, तो टिश्यू रप्चर जब होती है तो उस वहां से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होता है। अल्टीमेटली तुम्हें थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए, भले ही ब्लड प्लेटलेट्स ना हो, बट जब भी टिश्यू इंजर होती है तो हमेशा थ्रोम्बोप्लास्टिन तुम्हारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन भले ही क्लॉटिंग स्लो हो, बट क्लॉट हो जाएगा। ठीक है। लिम्फ अगर अकेले खाली रखा हुआ है और तुम पूछ रहे हो कि मैम वो क्लॉट हो रहा है कि नहीं, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर लिम्फ तुम्हारे वेजल्स के अंदर है और वेजल्स में डैमेज हुआ, तो वेजल्स में डैमेज हुआ तो यानी टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज होगा तो सबसे पहले वहीं से थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस हो जाएगी और क्लॉटिंग का मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। लिम्फ अगर अलग से तुम कह रहे हो कि मैम कहीं पे रखी हुई है तो वो क्लॉट कर रही है क्या, तो वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास प्लेटलेट्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं, एनसीईआरटी की रीडिंग। चलो चलो चलो,
अरे देखो नलायकों कुछ अरे भाई, अगर लिम्फ तुम्हारे यहां प्रेजेंट है, ये लिम्फ है, ये लिम्फ वेजल है, मैं कह रही हूं भाई अगर यहाँ पे मैंने लिम्फेटिक वेजल को चोट पहुंचा दी, लिम्फेटिक वेजल में मैंने चोट पहुंचा दी, यहां मैंने इसको डैमेज कर दिया, तो क्या इस लिम्फ में क्लॉटिंग होगी? तो क्लॉटिंग 100% होगी, क्योंकि आपने जैसे ही वेजल को डैमेज किया तो आपने टिश्यू डैमेज किया। जब टिश्यू डैमेज होता है तो क्लॉटिंग का सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो था थ्रोम्बोप्लास्टिन का, वो अल्टीमेटली प्रोड्यूस हो जाता है। भले ही आपके प्लेटलेट्स लिम्फ के पास नहीं है, तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन तो नहीं बना पाएगी, एक्स्ट्रा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहीं से नहीं आएगा, बट टिश्यू इंजर्ड जो थी वो तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रही है ना यार, तो क्लॉटिंग हो सकती है इस जगह पे, अगर वो ब्लड वेजल के अंदर है। स्लो क्लॉटिंग होगी पर हो सकती है, ठीक है। अगर अलग से लिम्फ रखा हुआ है और तुमसे पूछा जाए क्या ये क्लॉट हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बेटा प्लेटलेट्स नहीं है। As the blood passes through capillary in the tissue, some water along with many small water soluble substances move out in the spaces between the cells of tissue, leaving larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स तो छूट जाते हैं, जिसमें आरबीसी आती है, आपके बेटा प्लेटलेट्स आते हैं, वो मैम छूट जाती हैं, और मैक्सिमम वाटर पार्ट फिल्टर आउट हो जाता है, सेल्स के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे आप बोलते हैं मैम टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। बेटा इस ये भी नाम लिख लो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, ये भी नाम लिख लो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल्स के बाहर का फ्लूइड, इंटर सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटर मतलब बिटवीन द सेल्स जो फ्लूइड प्रेजेंट है, मल्टीपल नाम हो सकते हैं बेटा। क्या लिख रही थी मैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं मैम, बिल्कुल इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं मैम, ठीक है। It has the same mineral distribution as that in plasma. Protein distribution same नहीं होता, but mineral distribution बेटा same होता है। Exchange of nutrient, gases, etc. between blood and cells always occur through this fluid. सारी चीजें इसी के थ्रू मैम होती है। An elaborate network of vessels called lymphatic system collect the fluid and drains it back into the major veins. बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, भले ही हमने इसे नोट नहीं किया, बट मैंने तुम्हें समझाया कि अल्टीमेटली इसे ब्लड में ही मिक्स हो जाना है। अल्टीमेटली लिम्फेटिक सिस्टम में जो वेजल्स है, लिम्फेटिक वेजल्स है, वो अल्टीमेटली आपके ब्लड वेजल्स से ज्वाइन कर जाते हैं, वेन से ज्वाइन कर जाते हैं, तो अल्टीमेटली बेटा इसे ब्लड में ही मिलना है, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम जो है लिम्फेटिक का वो वेन से कनेक्ट हो जाता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। चलो इस बार इन्होंने सही बात लिखी है, आपको मैं एक डिफरेंस बताती हूं, देखो सुनो। वैसे तो एनसीईआरटी ने लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड कहा है, एनसीईआरटी ने बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, सुन लो यार, सर्कुलेटरी पाथवे अगले दिन स्टार्ट कर देंगे, बट थोड़ा तो सुन लो। टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में एक बहुत छोटा सा अंतर है। हालांकि एनसीईआरटी टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ कहती है, उसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहती है, एनसीईआरटी खुद ही ब्रैकेट में लिखती है, बट लास्ट में देखो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, जब तक तो फ्लूइड आपके बेटा टिश्यूज के अराउंड रहता है ना, तब तक आप उसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हो। जैसे ही वो लिम्फेटिक सिस्टम में मूव कर जाता है ना, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर, लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर, उसी सेम फ्लूइड को अब आप लिम्फ बोलते हो। बस इतना सा अंतर है उनकी पोजीशन का। क्या बोला मैम ने? मैम ने कहा जब तक तो वो फ्लूइड बेटा अराउंड टिश्यू है, तब तक उसे टिश्यू फ्लूइड बोलो, बट जैसे ही वो फ्लूइड बेटा लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, यानी कि कैपिलरी में आ गया, लिम्फेटिक वेजल्स में आ गया, उसी फ्लूइड का नाम हो जाता है लिम्फ। हालांकि एनसीईआरटी ऑल्टरनेटिवली यूज भी करती है, लेकिन यहां पे देखो इसने खुद ही बोल दिया कि द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। दिस इज अ स्मॉल अंतर, इसे बेटा ऊपर लिख लो अपने लिए, इसे प्लीज अपने लिए बेटा लिख लो ऊपर कहीं पे, कि आप टिश्यू फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं जब तक वो अराउंड टिश्यू है, ठीक है। ये बहुत ही एक, हालांकि देखो एक दूसरे कॉमन ही बोल दिया है, और आप लिम्फ वर्ड यूज करते हैं जब वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मूव कर जाती है एक ही फ्लूइड, बस ये थोड़ा सा अंतर है। Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for immune responses of the body. Specialized lymphocytes का मतलब क्या है बेटा? WBC। Specialized lymphocytes का क्या मतलब है WBC? तो मैंने तो कहा भी बेटा कि आपकी WBC तो फिल्टर आउट हो ही रही है,
तो आपके लिम्फ में WBCs तो होंगी होंगी, RBC नहीं है बट WBC है, और WBC है मतलब कि मैम आपके पास WBC में अलग अलग टाइप ऑफ WBCs थे, लिम्फोसाइट्स थे और वो आपकी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in intestinal villi. ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? हम कह रहे हैं कि यार आपका जो फैट्स होते हैं वो आपके लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं, और कहाँ के लिम्फ में बेटा? जो आपकी इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लैक्टियल्स है, उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक थम्स अप दे दो बेटा. आपको मेरी बात समझ में आई? यस एवरीवन, यस, क्लियर है ना बेटा? आप समझना मेरी बात बेटा, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड ऑलमोस्ट एक ही चीज है. जब तक वो टिश्यू के अराउंड है ना बेटा, तब तक उसे टिश्यू फ्लूइड नाम दे रहे हो. जैसे वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चली गई, लिम्फेटिक सिस्टम से मूव कर रही है, उसी फ्लूइड का ही नाम आप लिम्फ रख देते हो. तो मोरलेस काम तो सेम ही है ना. WBCs है दोनों के अंदर, RBC नहीं है, प्रोटीन्स की मात्रा कम है, प्लेटलेट्स नहीं है. और स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स क्यों बोला? क्योंकि भैया उसमें WBC खतरनाक है भाई, इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ठीक है, यस. चलिए, सर्कुलेटरी पाथवे बेटा हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे, आज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अगले दिन स्टार्ट करेंगे. आई होप बेटा आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, समझ में आई. ठीक है, मुझे बेटा जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन आपको लेक्चर कैसा लगा. डू लेट मी नो. आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आप जरूर करें, तभी बेटा हमें समझ में आएगा कि आपको कैसा समझ में आया. बाकी बेटा स्पैम करने वाले करते रहेंगे, आई डोंट केयर. पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, आई डू केयर अबाउट देम. कल हमें करना है बेटा सर्कुलेटरी पाथवे शुरू, और हमें करना है बेटा NCERT कैटलिस्ट कल के ही क्लास में. ठीक है, चलिए जी, छोटा सा गाना फटाफट से मैं सुना देती हूँ. अरे भोजपुरी बड़े आए तुम लोग यार, डिमांड भोजपुरी सुना दो भाई यार तुम लोग भी. सुनो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. पलके बिछाऊं मैं तुमको बुलाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो. ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. थैंक यू सो मच. मिलते हैं बेटा अगली क्लास में. आई लव यू ऑल. पढ़ाई करते रहिए बेटा. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. लव यू. टाटा, बाय बाय. बच नहीं